हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लास। हम लोग भारत के संवैधानिक विकास का अध्ययन कर रहे हैं। भारत का संवैधानिक विकास का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत अब तक हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा। इसके बाद 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट के बारे में अध्ययन किया। फिर हमने 1786 में एक अधिनियम लाया गया था, उसका अध्ययन किया। फिर हम चार्टर एक्ट के अंतर्गत पहला जो चार्टर एक्ट लाया गया था 1793 में लाया गया था, उसके बारे में अध्ययन किया। फिर अगला चार्टर एक्ट 1813 में लाया गया था, उसका अध्ययन किया। आज की क्लास में हम चार्टर एक्ट 1833 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगला जो चार्टर एक्ट है वह है 1833 का चार्टर एक्ट। तो आज की क्लास में हम 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से कौन कौन से प्रावधान किए गए, कौन कौन से बदलाव किए गए, उसका अध्ययन करेंगे। यदि देखा जाए 1833 का जो चार्टर एक्ट लाया गया था, उसमें जो पहला प्रावधान किया गया वह प्रावधान है, इस एक्ट द्वारा कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, केवल प्रशासनिक निकाय बनकर रह गई कंपनी। अब इसको हम थोड़ा समझते हैं। कंपनी अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका आगमन भारत में कब होता है? 1600 ईस्वी में होता है। और कंपनी का जो लक्ष्य क्या था? भारत के साथ व्यापार करना इसका लक्ष्य था। तो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1600 में ईस्वी में प्रवेश करती है। और ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य क्या था? भारत के साथ व्यापार करना। लक्ष्य क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार करना। और यह व्यापारिक अधिकार 1600 ईस्वी में एक चार्ट के माध्यम से दिया गया 15 वर्षों के लिए। लेकिन आगे 1609 ईस्वी में एक चार्टर के माध्यम से यह अधिकार असीमित समय के लिए कर दिया जाता है कि अब असीमित समय के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर सकती है? भारत में व्यापार कर सकती है। लेकिन जब हमने पहला चार्टर एक्ट पढ़ा 1793 का, उसके माध्यम से क्या किया गया कि कंपनी 1793 का जो चार्टर एक्ट था उसमें कहा गया कि कंपनी क्या कर सकती है? अगले 20 वर्षों के लिए व्यापार कर सकती है भारत में। तो कंपनी का व्यापारिक अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। फिर 1813 का चार्टर एक्ट लाया जाता है। 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से क्या किया गया कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। लेकिन जो कंपनी की मोनोपॉली है अर्थात एकाधिकार है, एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। और यह कब किया जाता है? 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। तो 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से कंपनी का व्यापारिक अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ाया जाता है, लेकिन उसका एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है और केवल चाय और चीन के साथ कंपनी का एकाधिकार बना रहता है। चाय और चीन के साथ व्यापार करने के लिए कंपनी का एकाधिकार बना रहता है। तो इसके माध्यम से क्या किया गया कि अब ब्रिटिश व्यापारी जो कंपनी का सदस्य नहीं है, वह क्या कर सकता है? भारत में व्यापार कर सकता है। फिर 1833 का जब चार्टर एक्ट लाया जाएगा, उसके माध्यम से क्या किया गया? कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। तो 1833 के माध्यम से क्या किया गया? कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया जाता है और कंपनी क्या करेगी? अब भारत में केवल प्रशासनिक निकाय के रूप में कार्य करेगी।
तो जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, अब वह 1833 के आते आते क्या हो रहा कि यह प्रशासनिक निकाय के रूप में रह गई और 1833 के माध्यम से प्रावधान किया गया कि जो अन्य ब्रिटिश व्यापारी हैं वह अब बिना लाइसेंस के भारत में व्यापार कर सकते हैं। हालांकि व्यापार का अधिकार कब दिया गया था? 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से, लेकिन 1833 के माध्यम से क्या किया जाएगा, अब बिना लाइसेंस के ब्रिटिश व्यापारी भारत में व्यापार कर सकते हैं। तो दूसरा जो प्रावधान किया गया इसके माध्यम से वह है कि अंग्रेजों को बिना लाइसेंस भारत आने जाने, बसने तथा व्यापार करने की आज़ादी दी गई या स्वतंत्रता दी गई। अगला परिवर्तन क्या होता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा और लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। जब हम 1773 का पढ़ रहे थे उसके माध्यम से देखा कि हर प्रांत में गवर्नर के माध्यम से, जैसे यहाँ बंगाल प्रांत था, यहाँ मुंबई प्रांत है, बम्बई प्रांत था और यहाँ है मद्रास प्रांत। तो तीनों प्रांतों में प्रशासन कंपनी का गवर्नर के माध्यम से चलाया जा रहा था 1773 के पहले। लेकिन जब 1773 एक्ट लाया गया उसके माध्यम से क्या किया गया, जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और यह प्रावधान कब किया जाता है? 1773 के माध्यम से। और प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना? वह था वारेन हेस्टिंग्स था। तो वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। लेकिन जब 1833 का चार्टर एक्ट लाया जाएगा इसके माध्यम से क्या किया गया, जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसको अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। अब वह भारत का गवर्नर जनरल हो जाएगा। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। और पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन बनता है? वह है लॉर्ड विलियम बेंटिंग बनता है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। और देखा जाए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वह है वारेन हेस्टिंग्स था। तो इस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया कि गवर्नर जनरल था जो बंगाल का, उसे अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। जब इसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा तो इसको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हो जाएगा और वह विशेष अधिकार है कि अब भारत के किस विधिक मामलों पर, भारत के किसी भी प्रांत में अब वह विधि बना सकता है। किसी भी भारत के किसी भी विषय पर, भारत के क्षेत्र में किसी भी विषय पर विधि बना सकता है। और यहीं से केंद्रीकरण या विधिक केंद्रीकरण की शुरुआत होती है। अर्थात अब जो भारत का गवर्नर जनरल बन गया, अब उसको अधिकार दिया गया कि वह अन्य प्रांत जैसे मुंबई प्रांत है या बम्बई प्रांत है, मद्रास प्रांत है, इन की विधायी शक्तियाँ अब किस में निहित कर दी गई? जो अन्य प्रांतों की विधायी शक्तियाँ हैं अब वह किसके पास निहित कर दी गई? वह है भारत का गवर्नर जनरल। तो भारत के गवर्नर जनरल के पास विधिक शक्तियाँ निहित कर दी गई अन्य प्रांतों की। तो अब किसी भी विषय पर, या चाहे बम्बई प्रांत हो या चाहे मद्रास प्रांत के विषय पर, अब यह भारत का गवर्नर जनरल कानून बना सकता है। तो यहाँ से देखा जाए क्या शुरुआत क्या हो रही है? कानूनी केंद्रीकरण की शुरुआत हो रही है। अर्थात विधिक मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया? भारत के गवर्नर जनरल को। तो हमने देखा इसके माध्यम से क्या प्रावधान किया गया कि अब यहाँ से केंद्रीकरण की शुरुआत होती है। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को कानून निर्माण के अधिकारों से वंचित कर दिया गया। और उसके पहले एक प्रावधान किया गया कि इस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य शामिल किया गया। जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में
अब एक विधि सदस्य शामिल किया जाएगा। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कुल कितने मेंबर थे? एक गवर्नर जनरल था और 3 अतिरिक्त मेंबर थे। अब इसमें क्या किया जाएगा? एक विधि सदस्य को शामिल किया जाएगा और यह विधि सदस्य क्या होगा? अस्थायी होगा। हालांकि आगे के चार्टर एक्ट के माध्यम से इसको क्या किया जाएगा? विधि सदस्य को अस्थायी बना दिया जाएगा। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसका गठन 1773 में किया गया था, उसमें अब एक विधि सदस्य शामिल होगा और यह विधि सदस्य अस्थायी होगा। जब गवर्नर जनरल कोई एग्जीक्यूटिव फैसला लेगा तो यह सदस्य उसमें शामिल नहीं होगा। जब कोई गवर्नर जनरल कोई लेजिस्लेटिव फैसला लेगा अर्थात विधायी फैसला लेगा तो यह विधि सदस्य उसमें शामिल किया जाएगा। और पहला विधि सदस्य कौन शामिल किया गया? किसको शामिल किया गया? बनाया गया लॉर्ड मैकाले को। तो लॉर्ड मैकाले को पहला विधि सदस्य बनाया जाता है। और भारत के गवर्नर को एक अधिकार दिया गया, वह अधिकार है कि कानूनों को, भारत के कानूनों को वर्गीकरण करने के लिए या कोडिफाई करने के लिए, कानूनों को वर्गीकरण के लिए एक विधि कमीशन का गठन कर सकता है। अर्थात गवर्नर जनरल एक विधि आयुक्त का गठन कर सकता है और उसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? गवर्नर जनरल करेगा। और आगे चलकर 1835 में पहला लॉ कमीशन बनाया गया। किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। तो हमने देखा अब तक भारत के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक पहला गवर्नर जनरल बनता है। और जो उसकी काउंसिल थी गवर्नर जनरल की, एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसमें एक अब विधि सदस्य शामिल होगा। अर्थात अब सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। और वह विधि सदस्य क्या होगा? अस्थायी सदस्य होगा। जब गवर्नर जनरल कोई एग्जीक्यूटिव फैसला लेगा तो वह विधि सदस्य नहीं शामिल होगा, जबकि जब यह कोई विधायी फैसला गवर्नर जनरल लेगा तो यह विधि सदस्य उसमें शामिल होगा सलाह देने के लिए। और गवर्नर जनरल को एक अधिकार दिया गया कि भारत के कानूनों को वर्गीकरण करने के लिए एक लॉ कमीशन का गठन कर सकता है गवर्नर जनरल। और इस दिशा में पहला लॉ कमीशन का गठन किया जाता है 1835 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। तो इसके माध्यम से क्या प्रावधान किया गया कि भारत में कानूनों के वर्गीकरण के लिए विधि आयोग बनाया गया। गवर्नर जनरल को विधि आयुक्त नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। मैकाले की अध्यक्षता में 1835 में पहला विधि आयोग बना। अगला प्रावधान क्या किया जाता है इसके माध्यम से? नियुक्तियों में भारतीयों के साथ धर्म, जातियों, रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अर्थात जो भी पद होगा उसमें जो नियुक्त की जाएगी कंपनी के प्रशासन में, वह अब धर्म और जाति और रंग के आधार पर भेदभाव उसके साथ नहीं किया जाएगा। और अगला प्रावधान क्या किया गया? इस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया? दास्ता को अवैध घोषित कर दिया गया। तो दास्ता को अवैध घोषित कर दिया गया। आगे चलकर 1843 में एक्ट 5 के द्वारा लॉर्ड एलनबरो ने क्या कर दिया? दास्ता को अंत कर दिया, दास्ता को ख़त्म कर दिया। एक्ट 5 के तहत 1843 में इसको ख़त्म कर दिया जाता है। किसके माध्यम से? लॉर्ड एलनबरो के माध्यम से। तो यहाँ पर अवैध घोषित किया गया था। आगे चलकर दास्ता को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाता है लॉर्ड एलनबरो के माध्यम से। और नियुक्तियों में भारतीयों के साथ धर्म, जातियों, रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अगला प्रावधान क्या किया गया इसके माध्यम से कि भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए सालाना राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया। 1 लाख रुपए का प्रावधान कब किया जाता है? 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से किया जाता है। लेकिन अब इसको बढ़ाकर कितना कितना कर दिया जाएगा? 1 लाख से 10 लाख कर दिया जाएगा। तो आज हमने 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में अध्ययन किया गया। और 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से क्या देखा गया कि जो कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी क्या करेगी? भारत में एक प्रशासनिक निकाय के रूप में कार्य करेगी। और बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक बनता है।
और गवर्नर जनरल को एक विधि आयुक्त नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। और पहला विधि आयुक्त कौन बनता है? मैकाले बनता है 1835 में। और दासता को अवैध घोषित किया गया, लेकिन आगे चलकर दासता को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाता है एक्ट 5 के तहत 1843 में। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड एलन बरो था। तो हमने 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में अध्ययन किया। अगली क्लास में हम 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।